ये चैप्टर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की कंटेंट है मैग्नेटाइजेशन इन मटेरियल्स, डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेट्स, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड द फेरीमैग्नेटिज्म, और लास्टली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर विद द मैग्नेटाइजेशन इन मटेरियल। ये आपकी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो बुक है उसमें कैलिस्टर की 8 एडिशन का चैप्टर नंबर 20 है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैग्नेटिज्म इन मटेरियल है, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, उसको डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिज्म का जो फिनोमेना है ये डिपेंड करता है कि इट इज अ फिनोमेना बाय विच मटेरियल्स exert an attractive or repulsive force or influence on other materials। यानी किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव टाइप की फोर्स जो मटेरियल करते हैं उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। और फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हमें मैग्नेटिज्म के बारे में ये बेसिक फिनोमिना पता है। और जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं दे आर यूज इन डिफरेंट एप्लीकेशन, जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, रेडियो है, टेलीविजन, टेलीफोन, ये तमाम चीजें इनके अंदर आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। आयरन और समटाइम्स स्टील को हम कहते हैं कि ये नेचुरली अकरिंग जो है मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि एग्जिबिट करती है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, और इन सब की डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। फर्स्टली द बेसिक कॉन्सेप्ट कि मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट किस तरह होती है। मैग्नेटिक फोर्सेस they are generated by moving electrically charged particles. These magnetic forces are in addition to any electrostatic forces that may prevail. मैग्नेटिक फोर्स, जिस तरह से हम फेरेडेज लॉज ऑफ इंडक्शन को आप याद करो तो उसमें क्या था, में मूविंग इलेक्ट्रॉन या मूविंग चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता था, इंड्यूस करता था मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअल में जो एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जब चेंज हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट इट्स न्यूक्लियस, और अगर उसकी कंसेंट्रेशन एक तरफ ज्यादा हो जाए तो वहां पे हमारे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी नेगेटिव हो जाएगी और दूसरी तरफ चार्ज डेंसिटी उसके मुकाबले में पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज आ गया। अब जहाँ सेपरेशन ऑफ चार्ज आ जाता है तो उसको कहते हैं एक मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो गया। ठीक है, many times it is convenient to think of magnetic force in terms of a field। फील्ड के तौर पे कंसीडर करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि उसकी जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फोर्सेस है, उसकी ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स जहां से ओरिजिनेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, उससे दूर होंगे या करीब होंगे, उससे आपकी इंटेंसिटी ऑफ द यानी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है। The magnetic field distribution as indicated by lines of force as shown in the current loop are also bar magnet। अब अगर ये बार मैग्नेट की फॉर्म में देखें तो ये बार मैग्नेट की फॉर्म में ओरिजिनेट हो मैग्नेटिक लाइन जो हैं ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल, और वो कहाँ पे मूव करती हैं, साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती हैं। तो ये उसकी मूवमेंट है। तो हम ये कहेंगे कि आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो हैं वो इन अ करंट लूप मूव कर रही हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। और ये मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट करती हैं तमाम मैग्नेटिक मटेरियल्स में। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल्स जो हैं दे आर अ स्मॉल बार मैग्नेट दैट इज कंपोज्ड ऑफ नॉर्थ एंड द साउथ पोल। जैसे हम कंसीडर करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसी तरह मैग्नेट में हम कंसीडर करते हैं कि उसमें जो डाइपोल्स हैं, एक तरफ ये बार स्मॉल बार मैग्नेट्स है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल
एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट करती है, इन अ सिमिलर मैनर मैग्नेटिक फील्ड भी इफेक्ट करती है। उसकी फोर्सेस भी, अगर कोई भी मटेरियल है उसके पास या करीब आएगा तो वो इन्फ्लुएंस होगा बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी परफेक्ट एग्जांपल क्या है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते थे तो आप कंपास की नीडल को करीब लेके जाते थे मैग्नेट के, तो आप मैग्नेटिक लाइंस को ड्रॉ करते थे। उस एक्सपेरिमेंट में आप नीडल जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो रोटेट करती थी, ठीक है। टॉर्क उसमें प्रोड्यूस होता था जिससे आप मेजरमेंट्स करते थे। नाउ इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स इन अ सॉलिड मटेरियल, उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जब आप एक्सटर्नली कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसको डिनोट करते हैं बाय एच। एच से हम करते हैं कि इसकी कितनी आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स एंड द अप्लाइड करंट और कॉइल लेंथ के ऊपर। ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा पैरामीटर इसमें कौन सा है, दैट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसको हम बाज़ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय बी, एंड ये मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनल फील्ड स्ट्रेंथ विद इन द सब्सटेंस दैट इज सब्जेक्टेड टू, यानी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच आपने प्रोवाइड की है किसी मटेरियल को, तो उसके अंदर कितनी मैग्नेटाइजेशन हुई है, तो ये बी जो है वो उसको डिटरमिन करती है। एक और पैरामीटर है दैट इज परमिएबिलिटी। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और फ्लक्स डेंसिटी ये रिलेटेड है बाय द परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पेसिफिक मीडियम थ्रू विच H या मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड passes and in which B is measured। यानी आपकी परमिएबिलिटी वो डायमेंशन है कि कितनी अमाउंट ऑफ, हम कहेंगे फ्लक्स डेंसिटी, ये डिपेंड करती है परमिएबिलिटी कितनी अमाउंट वो अलाउ करता है मैग्नेटाइज करने के। कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं और वो कितना मैग्नेटाइज होगा वो डिपेंड कर रहा होता है परमिएबिलिटी कितना वो अलाउ करता है, और जो कितनी अमाउंट में ये मैग्नेटाइज होगा वो ससेप्टिबिलिटी कहलाती है, ठीक है। एक और अनदर टर्म फील्ड क्वांटिटी है दैट इज मैग्नेटाइजेशन, और इसकी एक्सप्रेशन ये है, जो मैग्नेटाइजेशन ये मैग्नेटाइजेशन इट इज अ फंक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है जो आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, और मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल कितना है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात आ रही है कि ससेप्टिबिलिटी एंड द रिलेटिव परमिएबिलिटी ये इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। डिपेंड मैग्नेटाइजेशन, किसी भी मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन डिपेंड करती है ससेप्टिबिलिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दोनों के ऊपर रिलेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि कितनी ससेप्टिबिलिटी है, और अगर आम जबान में कहा जाए तो कितना वो मैग्नेटाइज हो सकता है एक मटेरियल, वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। अच्छा, मैक्रोस्कोपिकली अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल देखे तो उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह होंगी कि वो किससे ओरिजिनेट हो रही हैं, बाय द मैग्नेटिक मोमेंट्स दैट इज एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल। एक एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो मूव कर रहे हैं वो दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो दो सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स किस तरह से हैं कि वन विच इज रिलेटेड टू ऑर्बिटल मोशन, यानी एक जो इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है अबाउट द न्यूक्लियस, उस ऑर्बिट कर रहा है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। देन द अदर वन विच इज द इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहा है। अब इसमें डायग्राम में डिमॉन्स्ट्रेट किए हुए दोनों कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक लूप में ऑर्बिट कर रहा है अबाउट द न्यूक्लियस, ये मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट जो है विच इज ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन अ स्मॉल करंट लूप जो मैग्नेटिक
फील्ड प्रोड्यूस हो रही है विच इज वेरी स्मॉल, ये मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम कहेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर स्पिनिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस हम कंसीडर करें, तो अब वो जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है उसमें दो तरह से स्पिन हो सकते हैं, आइदर वो स्पिन अप करेगा या स्पिन डाउन करेगा, यानी इसकी डायरेक्शन जो है आइदर पैरेलल होगी, डायरेक्शन अप होगी, या एंटी पैरेलल होगी, ठीक है। अब इसमें जो आपकी कंसीडर करते हैं, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मे बी थॉट ऑफ बीइंग अ स्मॉल मैग्नेट हैविंग परमानेंट ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, यानी दोनों के, हर इलेक्ट्रॉन के अंदर ये दो तरह के मोमेंट्स लाई करते हैं, ऑर्बिटल भी और स्पिन इलेक्ट्रॉन मोमेंट्स भी, ठीक है। और हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन के या इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट है इन एन एटम, उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है हम डिनोट करते हैं बाय यूजिंग दिस बोहर मैग्नेट्रॉन, और ऑर्बिटल को हम बाय ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ईच इंडिविजुअल एटम के अंदर ऑर्बिटल मोमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रॉन पेयर दे कैंसिल। अगर हम ये कंसीडर करते हैं, अगर ये बात कर रहे हैं कि हर इंडिविजुअल एटम, एक एटम के अंदर हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी है और स्पिन मैग्नेटिक। तो तमाम मटेरियल मैग्नेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, या कंसीडर किए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम के अंदर कंसीडर करें दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कर रहे हैं, एक स्पिन अप कर रहा है, दूसरा स्पिन डाउन कर रहा है। अगर एक स्पिन अप कर रहा है एक दूसरा, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट है किसी भी एटम का, इट इज द सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन्स, और ईच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वो सम जो है हर इलेक्ट्रॉन का, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड द स्पिन। उसके अंदर कैंसिलिंग आउट होने के बाद जो अमाउंट रह जाती है एक इलेक्ट्रॉन की, उसका जो सम है हर ईच इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हम टोटल कहते हैं किसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। अभी कंसीडर करते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन शेल या सब शेल लाई कर रहे हैं, when all electrons are considered, there is total cancellation of both orbital and spin moments. एक एटम जिसका शेल जो है वो कंप्लीटली फिल है, उसके शेल्स और सब शेल्स कंप्लीटली फिल है, तब उनमें हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो मटेरियल विच इज कंपोज ऑफ एटम्स हैविंग द कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो केपेबल नहीं है कि वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सके। और ये हमारी कौन सी इनर्ट गैसेस जिनका कंप्लीटली फिल्ड शेल होता है, और सम आयनिक मटेरियल्स, इनका जब कंप्लीटली शेल या सब शेल लाई करता है तो वहां पे परमानेंट मैग्नेटाइज्म नहीं लाई करती। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल है जहां पे जो अदर देन दैट के जिनके शेल्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं है, उनमें मैग्नेटाइजेशन लाई करती है। अब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो सकती है। इट में इंक्लूड द डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। इसके एडिशन में एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म कंसीडर होते हैं, दे आर द सब क्लासेस ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। तो हम ऑल मटेरियल्स दे एग्जिबिट एटलीस्ट वन टाइप ऑफ, और ये बिहेवियर जो है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर भी वेरी कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है कि एक टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा था, उसके अंदर एक टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, टेम्परेचर की वेरिएशन से वो किसी और टाइप में कन्वर्ट हो गई। Now comes the diamagnetism and paramagnetism. Diamagnetism and paramagnetism दोनों नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल इसलिए नहीं होते कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड ये मैग्नेटिज्म नहीं प्रोड्यूस करते। अब सबसे पहले डायमैग्नेटिज्म, इट इज अ वेरी वीक फॉर्म
of magnetism that is non-permanent and persists only while an external field is being applied. It is induced by a change in the orbital motion of the electrons due to an applied magnetic field. जब आप अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तब उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है और ये मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अब दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है और एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है. तो डायमैग्नेटिज्म में जब एक्सटर्नली अप्लाई फील्ड करते हैं तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिज्म में. And the magnitude of the induced magnetic moment is extremely small and in opposite direction to that of the applied field. जब इसको अप्लाई करते हैं, अब इसमें डायग्राम में देखें कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, H की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे कोई डाइपोल्स, मैग्नेटिक डाइपोल्स क्रिएटेड नहीं है. ठीक है, नो डाइपोल्स आर क्रिएटेड, तो कोई एग्जिस्ट नहीं करते. लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस डायमैग्नेटिक मटेरियल में इन दिस डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक डाइपोल्स क्रिएट हुए विच इज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और इन अपोजिट डायरेक्शन हुए. इस अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से जो इसमें मैग्नेटिज्म हुई है इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल. इसकी जो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट हुई है, इंड्यूस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तब इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ. ठीक है, तो ये इंड्यूस है और वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है. thus the relative permeability is less than unity, only very slightly. ये less than unity होती है permeability for the diamagnetic material और magnetic susceptibility जो है वो negative होती है. So the magnitude of B field within a magnetic solid body is the strength of the magnetic field is less than that in vacuum. यानी वैक्यूम में जितनी प्रोड्यूस होती है उससे बहुत कम प्रोड्यूस होती है strength of the magnetic field, that is the B in diamagnetic solid. और the volume susceptibility of diamagnetic जो है it is of the order of -10 raised to power -5, क्योंकि ये नेगेटिव के फॉर्म में होता है, ऑपोजिट होते हैं. कि आप जब इसको विद इन द पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं डायमैग्नेटिक को, तो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रीजन वेयर द फील्ड इज वीक. यानी जब आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट की तरफ रखते हैं तो ये अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द वीकर साइड ऑफ द फील्ड. जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल को देखें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में each atom possesses a permanent dipole moment by virtue of incomplete cancellation of electron spin and or orbital magnetic moment. इन मटेरियल्स के अंदर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं विच इज अ पोर्शन जो इनकम्प्लीट होते हैं. यानी इनकम्प्लीट कैंसिल, पूरी तरह जो है एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट नहीं करती. तो इनकम्प्लीट इसके अंदर कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन और ऑर्बिटल मोशन, मैग्नेटिक मोशन एग्जिस्ट करता है, मोमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. तो जब एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तब ये रैंडमली अरेंज है. अब इसकी एग्जाम्पल ये देखें कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई की तो इसमें जो डाइपोल्स हैं दैट इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट कैंसिलेशन ऑफ द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं. जब आप मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को within the poles, in between the poles of strong electromagnetic material रखते हैं, तो आपकी ये मटेरियल जो है उसमें अट्रैक्ट होते हैं. इसके जो डाइपोल्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे और आप अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. जैसे डायमैग्नेटिक में ऑपोजिट हो रही थी, इस केस में ये इन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ही हो जाती है. ठीक है, और इसमें these atomic dipoles are free to rotate and paramagnetism results when they are preferably aligned by rotation. वो रोटेट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. जब हर इंडिविजुअल
एटम एक दूसरे को मैग्नेटिक डायपोल्स acted on individually with no mutual interaction between adjacent dipoles. In as much as the dipoles align with the external field, they enhance it, giving rise to relative permeability that is greater than unity. For the paramagnetic material, permeability is greater than 1. और इसमें जो ससेप्टेबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, वो पॉजिटिव होती है और इसकी रेंज जो है इट इज अबाउट 10⁵ to 10⁻⁻⁻. तो दोनों डायमैग्नेटिक और द पैरामैग्नेटिक मटेरियल दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, बिकॉज कि जब तक आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन नहीं रखेंगे, वो मैग्नेटाइजेशन नहीं शो करते. Now comes the ferromagnetism. Ferromagnetism, certain metallic material possess a permanent magnetic moment in the absence of an external field. जैसे कि डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म में देखा था, डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म नहीं शो करते थे अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उनको नहीं रखा जाता था. जबकि ये जो आपके मेटालिक मटेरियल्स हैं, इनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है. आइदर उसके अंदर कोई आप एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करें या ना करें, उसके अंदर ये मैग्नेटिक मोमेंट लाई करता है. तो हम इसको कहेंगे कि दे हैव वेरी लार्ज एंड परमानेंट मैग्नेटाइजेशन. और फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स, आयरन में कोबाल्ट, निकल एंड सम रेयर अर्थ मेटल्स में, जैसे कि गोडोलियम है, इसके अंदर आपकी फेरोमैग्नेटिज्म लाई करती है. मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एज कंपेयर टू द अदर मटेरियल्स इसमें बहुत हाई होती है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁶. और इसमें परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स, it results from atomic magnetic moments due to uncancelled electron spin as a consequence of the electron structure. There is also an orbital magnetic moment contribution that is small in comparison to the spin moment. तो permanent magnetic moment में magnetism की जो है, या magnetic moment जो है, it is the sum of the orbital magnetic moment as well as the electron spin moment. ठीक है, दोनों तरह की उसमें कंट्रीब्यूशन होती है. ऑल्दो की मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की कंट्रीब्यूशन स्मॉल होती है एज कंपेयर टू द स्पिन. और इसके अंदर फेरोमैग्नेटिज्म में हम कहते हैं कि ये नेट होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एडजेसेंट एटम टू अलाइन विद वन अनदर इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. एक दूसरे के स्पिन मोमेंट को कैंसल आउट नहीं करते, यानी हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना स्पिन मोमेंट रखता है. ठीक है, द ओरिजिन ऑफ दीज कपलिंग फोर्सेस इज नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड, बट इट इज थॉट टू अराइज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल. कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल है उसमें वेरियस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी वजह से ये आपका जो है और कपलिंग फोर्सेस लाई करती हैं. अच्छा, मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन विच इज द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, की किस हद तक कोई मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखें और वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, इसको हम सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कहते हैं. और मैग्नेटिक सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जितने भी डायपोल्स हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स, वो कंप्लीटली अलाइंड हो जाएं विद द एक्सटर्नल फील्ड. अब ये पोजीशन है कि जब इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डायपोल्स एग्जिस्ट करते हैं और वो अलाइंड होते हैं, इसीलिए इनको परमानेंट मैग्नेट्स भी कहा जाता है. इनके अंदर परमानेंट मैग्नेटाइजेशन होती है. ठीक है, और द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ईच एटम एंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट. यानी हर इंडिविजुअल एटम की मैग्नेटिक मोमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द spin and orbital magnetic moment of each electron present inside. और हर इंडिविजुअल एटम की मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो
उसकी प्रोडक्ट ली जाती है, वो उसकी नेट जो है उसका प्रोडक्ट विद द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन जो है वो हम उसे डिटरमिन करते हैं कि कितनी ये इसके अंदर सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी लाई करती है. Next is antiferromagnetism and ferrimagnetism. Antiferromagnetism, this phenomena of magnetic moment coupling between adjacent atoms or ions occurs in materials other than those that are ferromagnetic. In one such group, this coupling results in an anti-parallel alignment. The alignment of the spin moment of the neighboring atoms or ions in exactly opposite direction is termed as एंटी-फेरोमैग्नेटिज्म. ये भी क्योंकि एक टाइप है फेरोमैग्नेटिज्म में, ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म किस तरह से इसमें एग्जांपल कंसीडर की हुई है कि इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की जो कपलिंग है विद द एडजेसेंट एटम, ये किस तरह होगी कि एक दूसरे की अपोजिट होते हैं. ये जो उसकी स्पिन मोमेंट्स हैं एडजेसेंट नेबरिंग एटम्स की, वो अपोजिट होते हैं एटम या आयन की, और ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं. अब इसमें एग्जांपल ली हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की. मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीज के अंदर जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर लाते हैं, उसमें मैग्नेटिज्म होती है. ऑक्सीजन के अंदर नहीं होती क्योंकि उसका कंप्लीटली फिल्ड शेल होता है, तो उसमें तमाम इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैग्नीज क्या जो मैग्नेटिक मोमेंट है हर आयन का, हर मैग्नीज के आयन का, वो ऑपोजिट है विद द नेबरिंग. तो ओवरऑल क्या होगा जब कपलिंग होगी, अब ये एडजेस्टिंग के ऑपोजिट है, तो नो मैग्नेटिक मोमेंट विल एग्जिस्ट, क्योंकि हम कंसीडर करेंगे पोजेस नहीं कर, नेट इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी वो इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिंग मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं. हर एक आयन का दूसरी नेबरिंग आयन से अपोजिंग मैग्नेटिक मोमेंट है, सेम मैग्नीट्यूड है, और डिफरेंट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. इसलिए इन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हमारा जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है. और ऑक्सीजन ने तो कंट्रीब्यूट करना ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड शेल होने की वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 0 होता है. तो सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो कंट्रीब्यूट किया जा रहा था बाय द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नीज, और इसमें कुछ पोर्शन ऑर्बिटल का भी होता है, लेकिन डोमिनेटली स्पिन से ओरिजिनेट होता है मैग्नीज का मैग्नेटिक मोमेंट, और एक आयन का दूसरे आयन से कंप्लीटली ऑपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट होने की वजह से जब हम कपलिंग इफेक्ट देखते हैं, इसको आपस में एडजेसेंट एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं. तो ओवरऑल एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जो कि मैग्नीज ऑक्साइड एक एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट नल हो जाता है. ठीक है. नाउ कम्स द फेरीमैग्नेटिज्म. फेरीमैग्नेटिज्म भी एक टाइप है of ferromagnetism. It also exhibit permanent magnetization. अब इसमें permanent magnetization हम देखें, magnetic characteristics of ferrimagnetism are similar to ferromagnets, लेकिन उसके अंदर distinction लाई करती है कि जो सोर्स है मैग्नेटिक मोमेंट्स का, जो सोर्स है वो डिफरेंट लाई करता है. अब इसमें एग्जांपल कंसीडर किए हो फॉर द क्यूबिक फेराइड्स, किसी भी आयनिक मटेरियल के अंदर. अब ये फॉर्मूला है जिसमें M रिप्रेजेंट करता है सेवरल मेटालिक मटेरियल, और Fe2O3 आप फेराइट की प्रोटोटाइप है. ठीक है. फेराइट की प्रोटोटाइप है. फेरिक के अंदर, फेरिक का जो आयन है इट हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंस साइड्स, +2 भी होती है और +2 भी होती है. अब एक नेट कंसीडर करेंगे और इट इज इन द रेशियो ऑफ 1:2. A net spin magnetic moment exists for each +2 and +3 आयन. दोनों फेरिक के दोनों आयन +2 वैलेंसी वाले और +3 आयन के लिए नेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करता है, और जिसकी जो वैल्यू है इन द बोहर मैग्नेटॉन इट कॉरेस्पॉन्ड टू फेरिक +2 का 4 बोहर मैग्नेटॉन है, जबकि फेरिक +3 का 5 बोहर मैग्नेटॉन है. These are anti-parallel spin coupling interaction
between the ferric ions, similar in character to anti-ferromagnetism. इसके अंदर एंटी पैरेलल स्पिन मैग्नेट, अभी किस तरह से नेट मैग्नेटिक, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कहां से होता है कि जहां पे इनकम्प्लीट कैंसिलेशन ऑफ स्पिन मोमेंट्स है, हर एक अपना स्पिन मोमेंट है। अगर आप इसको देखें, ये स्कीमेटिक डायग्राम है एक फेराइड की Fe3O4 की, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन ने तो कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं दिया, वो मैग्नेटाइजेशन नहीं प्रोड्यूस करता क्योंकि उसका कंप्लीटली फिल्ड शेल है, ठीक है। कंप्लीटली फिल्ड शेल है तो उसमें ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रोवाइड करेगा वो Fe2+2 वाला करेगा या Fe+3। अब इनकी पोजीशंस है, दो तरह की पोजीशन है Fe+3, यानी जिसका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, वो ये डिफरेंट कलर्स में रिप्रेजेंट किए। अब इनकी दो साइड्स हैं, यानी ये डिफरेंट जो स्टैकिंग हुई हुई है क्लोज पैक ये ऑक्सीजन के साथ, इनकी डिफरेंट पोजीशंस हैं। एक ऑक्टाहेड्रल साइड पे लाई कर रहे हैं, दूसरे टेट्राहेड्रल साइड के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल साइड के ऊपर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर विद द ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेशन नंबर विद द ऑक्सीजन की एक जो आपका टेट्राहेड्रल, ये वाला जो आपका टेट्राहेड्रल है, इट हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4। दो यहाँ पे लाई करते हैं, दो इधर से लाई करेंगे। अगर ये सिंपल एक 1 यूनिट सेल बनाया हुआ है तो इस यूनिट सेल को एक्सटेंड कर लें और इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर, इस आयन को कंसीडर करें तो इसके साथ ये दो नेबरिंग ऑक्सीजन के आयन है, उसके बाद इधर दो और नेबरिंग आएंगे, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है इस टेट्राहेड्रल फेरिक का। जबकि जो दूसरा है दैट इज द ऑक्टाहेड्रल, इट लाइज इन बिटवीन यहाँ पे लाई कर रहा है। इसकी जो नेबरिंग साइड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एग्जिस्ट करता है। सॉरी, द ऑक्टाहेड्रल इसके फेरिक, इसके ऑक्टाहेड्रल फेरिक को कंसीडर करें तो इसके नेबरिंग के अंदर 6 ऑक्सीजन नियरेस्ट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ये कहिए, द फॉर वन द कोऑर्डिनेशन नंबर is 4 tetrahedral coordination, that is each ferric ion is surrounded by 4 electrons nearest neighbor। ये tetrahedral का है, it is surrounded by 4 nearest neighbors, while the coordination number is 6 for the octahedral coordination, that is for the half trivalent ferric ion। ferric का +3 ion जो है octahedral साइड पे लाई करता है, उसके ऊपर आपकी 6 के कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपके 2 के साथ लाई करते हैं और ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ लाई कर रहे हैं। अगर इसका फुल डायग्राम देखें तो उससे हमें ज्यादा पता चल सकता है कि किस तरह से ये लाई कर रहे हैं। और जो डाइवेलेंट फेरिक है विच इज also located in the octahedral position, इसके अंदर ये विद इन द क्लोज पैक लाई कर रहा है। अब ये देखिए विद इन द लाई कर रहा है, ये जो है वो विद इन द क्लोज पैक स्ट्रक्चर लाई कर रहा है। जबकि आपकी ये जो फेरिक वाले हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल साइड वाले, ये वाला अगर आप इसकी पूरी फुल पिक्चर देखें तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाएंगे, नेट पे आपके अवेलेबल होंगी, उसमें आप चेक कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन ये किस तरह से, क्योंकि ये एक सिंपल 2 डायमेंशनल व्यू है तो यहाँ पे आपको क्लियरली नेबर्स उसके नजर नहीं आ रहे। तो ये जो है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जबकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जबकि इसका जो कोऑर्डिनेशन ये इन बिटवीन लाई कर रहा है। अब इसके अंदर देखें जो नेट मोमेंट है, अगर इसको इन दिस फॉर्म दे फॉर द ऑक्टाहेड्रल साइड, अब ये फेरिक +3 जो है इसके दो लेटेस्ट साइड है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, दोनों के सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू Fe+3 विल बी 0। ये देखिए इनकी मोमेंट जो है विद द नेबरिंग एटम्स को आप देखें वो ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस मटेरियल का, इस मैग्नेटिक मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस Fe+2 दैट इज लाइंग ऑन द ऑक्टाहेड्रल साइड, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट पे लाई कर रहा है, उसकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर बेस करता है ये।
तो म्यूचुअल जब इंटरेक्शन होगी, कपलिंग ऑफ द फोर्सेस हम कंसिडर करेंगे, तो Fe+3 जो है इसकी ऑक्टाहीड्रल और टेट्राहीड्रल साइड्स पे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मैग्नेटिक है, फेरी मैग्नेटिक मटीरियल, इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज द इनकम्प्लीट मोमेंट ऑफ द एटम्स है। और वो इनकम्प्लीट एटम्स किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं कि इसका कैंसल आउट हो गया, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो दैट इज फॉर Fe+2, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3O4 मैग्नेटिक मटीरियल का। और ये जो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन फॉर द फेरी मैग्नेटिक मटीरियल है, ये एज कंपेयर टू द फेरोमैग्नेट उतना हाई नहीं होता, और ऑन द अदर हैंड दीज फेराइड्स आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, और इनकी मैग्नेटिक एप्लीकेशन में हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में और लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के अंदर ये यूटिलाइज होते हैं। The last topic is the influence of temperature on magnetic material. अब टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस, अब टेम्परेचर कोई भी किसी एटम्स को तो उससे क्या होगा, वाइब्रेशन जो वो विगरसली वाइब्रेट करने लगेगा। अगर यही टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस किसी की मैग्नेटिक मटीरियल के ऊपर देखा जाएगा तो उसकी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होंगी। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह चेंज होंगी? बाय राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड, इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स. The atomic magnetic moments are free to rotate. Hence, with rising temperature, the increased thermal motion of the atom tends to randomize the direction of any moment that may be aligned. जैसे एक आप मटेरियल को देख रहे हैं, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट्स जो हैं वो अरेंज हैं, ठीक है, either in the absence of field, external field, or due to the presence of field. जब वो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है दे आर फ्री, atomic magnetic moment, they are free to rotate, so due to rise in temperature इनके अंदर thermal vibrations of the atom जब produce होंगी तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब उसकी अलाइनमेंट जो है, डायरेक्शन ऑफ द अलाइनमेंट जो है वो चेंज होगी। अगर पहले वो विद इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन थे तो बहुत मैग्नेटाइजेशन उसकी हाई थी, अब उसकी अलाइनमेंट चेंज होगी तो मैग्नेटाइजेशन ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगी। For ferromagnetic, antiferromagnetic and ferimagnetic materials, the atomic thermal motion counteracts the coupling force between the adjacent atomic dipole moments, causing some dipoles misalignment regardless of whether an external field is present. This results in a decrease in the saturation magnetization for both ferromagnetic and ferimagnetic material. अब ये फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक मटीरियल उसकी पार्ट्स हैं, वो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब मैग्नेटाइज मटीरियल है, इनके अंदर जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है या नहीं की हुई, तब भी आपके जो मैग्नेटिक मोड्स हैं वो अलाइंड होते हैं, लेकिन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, थर्मल मोशन की वजह से इनकी मिस अलाइनमेंट हो जाएगी। अब मिस अलाइनमेंट की वजह से सैचुरेशन मैग्नेटिक यानी कितनी अमाउंट तक वो मैग्नेटाइज हो सकता था, वो अमाउंट सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कहलाती, वो डिक्रीज होगी। और इसमें सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन यानी एक मटेरियल जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक मटेरियल, वो सैचुरेशन मैक्सिमम मैग्नेटाइज जो होता है वो एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, क्योंकि थर्मल वाइब्रेशन जो है वो बहुत मिनिमम होती है, इसलिए सबसे ज्यादा वो मैग्नेटाइज एट 0 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन 0 केल्विन से जैसे राइज करेंगे टेम्परेचर, विद द राइजिंग टेम्परेचर द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस और वो ड्रॉप कर जाएगी, एक सर्टेन पॉइंट आएगा ड्रॉप कर जाएगी, जिसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। इस क्यूरी टेम्परेचर के यानी टेम्परेचर आपने इतना इंक्रीज कर दिया कि मैग्नेटाइजेशन जो है उसकी डिमिनिश हो गई, खत्म हो गई, ठीक है, उसको टेम्परेचर को कहेंगे हम क्यूरी टेम्परेचर। और क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जो म्यूचुअल स्पिन कपलिंग फोर्सेस यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से जो मैग्नेटाइजेशन आ रही थी, नेट मैग्नेटिक मोमेंट था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। और हम कह सकते हैं कि जब मैग्नेटिक मोमेंट या सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन खत्म हो गई, मैग्नेटिज्म खत्म हो गई, उसमें या ड्रॉप टू 0 हो गई, तब फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गए। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में और ये जो
मैग्नीट्यूड ऑफ द क्यूरी टेम्परेचर ये वेरी करता है मटेरियल टू मैटेरियल। ये तमाम फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए ये सेम क्यूरी टेम्परेचर नहीं होता, हर मटेरियल के लिए वेरी करता है। एंड इन द केस ऑफ द एंटी फेरोमैग्नेटिज्म इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। इसका बिहेवियर एट द नियर टेम्परेचर, इस पॉइंट पे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब इसमें डायग्राम में भी शो किया हुआ है कि सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन किस तरह ड्रॉप होती है। ये प्योर फेरिक का कंसीडर किया है जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और ये भी आपका एक फेरीमैग्नेटिक मटेरियल है। तो विद द राइज ऑफ टेम्परेचर सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन जो है वो ड्रॉप होती है। So this was all about the magnetic properties of the material. So before starting soft and hard magnets, हमें समझना होगा डोमेन्स एंड हिस्टेरेसिस कर्व क्या होती है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके हिस्टेरेसिस कर्व की बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके फेराइड्स जो हैं, फेराइड्स जो हैं वो हार्ड और सॉफ्ट फेराइड्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। So any ferromagnetic or perimagnetic material that is at a temperature below the Curie temperature is composed of small volume regions in which there is a mutual alignment in the same direction of magnetic moments. अगर इंडिविजुअल आपको कंसिडर करें, हम एक इंडिविजुअल अगर माइक्रोस्कोप लेवल पे देखें तो एक एटम है उसमें एक अलाइनमेंट है, उसके एक डाइपोल क्रिएट हो गया। लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर वही मटेरियल को देखें तो मैक्रोस्कोपिक पीस ऑफ मटेरियल उसमें एक नंबर ऑफ डोमेन्स है। नंबर ऑफ डोमेन्स को हम क्या कहते हैं कि ये स्मॉल वॉल्यूम रीजन्स हैं जिसमें म्यूचुअल अलाइनमेंट हुई हुई है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स का। अब जैसे इसमें आप डायग्राम कंसिडर कर रहे हैं, स्कीमेटिक डायग्राम है, उसमें देखें कि ये अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो एक म्यूचुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स है। तो एक पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर ये मैग्नेटिक मोमेंट्स आए, इस पीस के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं इस वॉल्यूम ऑफ स्पेस के अंदर वो सब अलाइंड है इन द सेम डायरेक्शन, जबकि इस पे ये अरेंज अलग से अलाइंड है, ये अपर अलाइंड है, ये डाउनवर्ड अलाइंड है और ये राइट साइड पे अलाइंड है। तो ये तीन आपके डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ स्पेस यानी डोमेन्स बन गए। अब इन ये डोमेन्स दे आर सेपरेटेड बाय द वॉल्स। ये इन डोमेन्स को जो है वो इन बिटवीन जो डोमेन बाउंड्रीज हैं या वॉल्स हैं, अब इसके अक्रॉस मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन जो है ये चेंज होती है। अब ये मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन, अब ये हम कंसीडर किसी फेरो या फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट लाई करता है। तो कुछ पोर्शंस में स्मॉल वॉल्यूम एरियाज और रीजन्स में मैग्नेटिक डाइपोल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं, उनकी अलाइनमेंट सेम होती है, तो वो एक स्मॉल वॉल्यूम जो है वो डोमेन्स बन जाती हैं, ठीक है। और कुछ और पोर्शन में वो दे आर सेपरेटेड बाय अदर डोमेन्स, एडजेसेंट डोमेन्स बन जाती हैं जिसमें अरेंजमेंट ऑफ द डोमेन्स यानी मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है। तो इन बिटवीन ये बाउंड्रीज, डोमेन बाउंड्रीज है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें entire solid means the sum of the magnetization of all the domains it contributes with the total volume, यानी कि आपकी मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी मैग्नेटाइजेशन it is the sum of all the magnetic moments of these domains here. Now जब मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H से जो हम डिनोट करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डोमेन्स जो हैं दे चेंजेस देयर शेप एंड साइज, इनकी डोमेन्स की मूवमेंट होती है, बाउंड्रीज के अबाउट इसकी मूवमेंट होती है। अब इसमें एग्जांपल ये कंसीडर, इसकी फिगर को देखें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, H की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमेन्स अबाउट देयर वॉल्स या डोमेन बाउंड्रीज के अबाउट ये सारी अरेंज है, इसकी डायरेक्शन कुछ और है, इसकी डायरेक्शन, तो ये 4 डोमेन्स एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे आप मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटाइजेशन डोमेन्स में मूवमेंट आ रही है, मूवमेंट ऑफ डोमेन्स हो रही है तो अरेंज हो गए। यहाँ तक कि ये पॉइंट जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, ये वो लेवल है जहाँ पे तमाम डोमेन जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाती हैं विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ग्रेजुअली जैसे मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज कर रहे हैं
तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटीरियल, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब दिस वन, ये जो हिस्टैरिसीस लूप है इसमें देखिए जीरो से अब स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, मटीरियल जो है डोमेन्स अलाइन होती जा रही है, मैग्नेटाइजेशन उसकी इंक्रीज करती है, यहाँ तक कि ये लेवल आ जाता है जहाँ पे सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन का लेवल कहलाता है, जहाँ पे मटीरियल कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाता है। आफ्टर दैट अब यहाँ पे जब सैचुरेशन यानी तमाम डोमेन जो हैं वो अलाइन होगी या सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन आ गई, ये जब आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देते, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव, ये वापस आ जाए, अब ये ट्रेस बैक हो रहा है, अब ये जो ट्रेस बैक हो रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल टू जीरो आ गई, लेकिन ये कंप्लीटली इसकी इसमें अंदर रिटेन कर रहा है, इसमें कुछ अमाउंट प्रेजेंट है। अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं हिस्टैरिसीस लूप का, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी, अब ये ट्रेस बैक हो, अब ये अगेन ये ट्रेस बैक उसी पोजीशन में नहीं हो रहा, इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ये अमाउंट देखिए, ये जीरो पे नहीं आई है, इसके अंदर आफ्टर रिमूवल और द रिवर्सल ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू ऑफ द बी, द मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो नहीं है, तो जो रिमेनिंग यानी आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो रिमेनिंग मैग्नेटाइजेशन हम उसको रेमिनेंस कहेंगे। द रेमिनेंस के द हिस्टैरिसीस इफेक्ट इज प्रोड्यूस इन विच बी फील्ड लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड एच फील्ड, यानी एच फील्ड आपकी इक्वल टू जीरो हो गई है लेकिन बी जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं हुई, तो इसका मतलब है द मटीरियल विल रिमेन मैग्नेटाइज इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो अदर ये रेमिनेंस का आ गया। उसके बाद एक और जो इसके अंदर टर्म होगी कि अब आपने इसकी मैग्नेटाइजेशन को इक्वल टू जीरो करना है, टू मेक द मैग्नेटाइजेशन जीरो आप रिवर्स में इसको मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, रिवर्स में अप्लाई करने से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल टू जीरो आ जाएगी। अब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कहलाता है कोरोसिविटी। कोरोसिविटी का है कि कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है अपने मैग्नेटिक अपने मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए। अब ये जो डीमैग्नेटाइज होगी इतनी अमाउंट ऑफ आपको इनवर्स में मैग्नेटिक फील्ड अपाएगी, और ये अमाउंट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मटेरियल को हम कहेंगे ये डिफिकल्ट है टू डीमैग्नेटाइज, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैव दिस वाइड एरियाज, so उसमें they are very difficult to demagnetize, so the hard magnetic materials or hard ferrites are also called the permanent magnets, क्योंकि उसमें demagnetization बहुत difficult हो जाती है, जबकि for the soft magnetic material या soft ferrites इसमें ये एरिया कोरोसिविटी का एरिया, रेमिनेंस का एरिया ये स्मॉल होता है, तो इसलिए उसमें मैग्नेटाइजेशन जो है डीमैग्नेटाइजेशन इजीली होती है, आप इजीली उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। Now moving on the soft magnetic materials. Soft magnetic, the size and the shape of the hysteresis curve for ferromagnetic and ferromagnetic materials is of considerable practical importance. The area within a loop represents a magnetic energy loss per unit volume of a material per magnetization demagnetization cycle. So the area, इस area के ऊपर डिपेंड करता है कितना एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस यानी आपने जो मटेरियल है उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितना एनर्जी लॉस होगा, तो मटेरियल के ये जनरेट करता है मैग्नेटिक स्पेसिमेन जो है, इट इज केपेबल ऑफ राइजिंग इज टेम्परेचर। अब वो जो टेम्परेचर उसमें एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी रेडिएट होगी, वो एनर्जी यूटिलाइज हो सकती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब इसमें क्लियरली आप एग्जांपल से देख सकते हैं हार्ड ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटाइज फेराइड्स का डिफरेंस के हिस्टेरेसिस लूप देखें फॉर द हार्ड एंड सॉफ्ट, इसमें रेमिनेंस एंड द कोरोसिविटी फॉर द हार्ड मैग्नेटिक या हार्ड फेराइड्स जो है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू सॉफ्ट, तो और द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की भी वैल्यूज ऑफ होती है, और द एरिया इसमें देखिए इसमें स्क्वायरनेस है, इसका वाइड एरिया है एज कंपेयर टू द सॉफ्ट। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा और इतना ही अमाउंट वो रेडिएट करेगा, ठीक है। तो ये सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक का बाय यूजिंग द हिस्टेरेसिस लूप हम क्लियरली देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है और कौन सा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। तो
ये जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल हैं, इसमें सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की हाई इनिशियल परमेबिलिटी एंड लो क्रोसिविटी होती है। परमेबिलिटी इसकी हाई होती है और इसकी क्रोसिविटी लो होती है, और इसके अंदर सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, जैसे कि आप हिस्टेरेसिस लुक से भी दे सकते हैं कि इसकी लो होती है रिलेटिवली। ठीक है, ये देखिए हार्ड और सॉफ्ट का डिफरेंस आपको क्लियरली इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि यहाँ पे उसकी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की क्या वैल्यू है और इसकी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या है, क्रोसिविटी की इसकी क्या वैल्यू है और हार्ड मैग्नेटाइजेशन की कितनी बड़ी है, और इसकी आप देखें तो वैल्यू ऑफ रेमिनेंस दोनों की किस तरह से डिफर कर रही है, ये क्लियरली विजिबल है इसमें। सो बाय द मटीरियल दैट इज द सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल, इसके अंदर डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज ये इजीली हो जाता है एज कंपेयर टू द हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल। और हार्ड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी लाई करती है, और एनर्जी लॉसेस जो इसमें है, इसी एनर्जी लॉसेस may result from electrical current that is induced in magnetic material by a magnetic field that varies in magnitude and direction with time, and that is known as the eddies current। eddies current इसके अंदर वीडियो, क्योंकि आपको पता है कॉन्सिक्वेंस कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, तो एक मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स में चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और इट इज कॉल्ड द एडी करंट। नाउ कम्स द हार्ड magnetic materials। hard magnetic materials, they are also known as the permanent magnets। permanent magnets क्योंकि इनकी high remanence है, corrosivity है, इनकी saturation magnetization भी high है, लेकिन इसकी low initial permeability है और high hysteresis energy losses हैं as compared to the soft magnet, जो कि आपको visibility था by the hysteresis। यहाँ से आप देख सकते हैं कि high energy इसके अंदर लॉसेस हैं, क्योंकि इसका विड्थ, इसका एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस जो लूप है वो बहुत है। द हिस्टेरेसिस बिहेवियर इज रिलेटेड टू द ईज विद व्हिच द मैग्नेटिक डोमेन बाउंड्रीज मूव by inventing domain Ball's motion, the corrosivity and susceptibility are enhanced such the large external field is required for demagnetization। इसको मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना एज कंपेयर टू सॉफ्ट मैग्नेटिक मीटर डिफिकल्ट होता है। सो दीज वर द सॉफ्ट एंड द मैग्नेटिक मीटर। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है।